नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मनी सप्लाई की कि मनी सप्लाई क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मनी सप्लाई करता कौन है, मुद्रा की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है। तो मुद्रा की पूर्ति के 3 रिसोर्स हैं। सबसे पहले है सरकार, आरबीआई और कमर्शियल बैंक। तो सरकार 1 रुपए का नोट, 1 रुपया इसका नोट और सभी प्रकार के जो कॉइन्स हैं वो सरकार द्वारा इशू किए जाते हैं, जो मुद्रा की पूर्ति का हिस्सा है। दूसरा आता है आरबीआई। 2 रुपए और इससे ऊपर के जितने भी नोट हैं सारे के सारे आरबीआई द्वारा इशू किए जाते हैं, जो मुद्रा की पूर्ति का सबसे बड़ा रिसोर्स है। उसके बाद आता है कमर्शियल बैंक, सहकारी बैंक, कमर्शियल बैंक। तो ये भी मुद्रा की पूर्ति करते हैं। ये कोई नोट नहीं छापते। ये फिर कैसे मुद्रा की पूर्ति करते हैं? ये एक क्रेडिट मनी क्रिएट करते हैं। इसको हम क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। लोगों को उधार देके मुद्रा की पूर्ति में सहायक होते हैं। और इस प्रकार से सरकार, आरबीआई और कमर्शियल बैंक ये तीनों मिल करके मुद्रा की पूर्ति करते हैं, या हम कहें ये मनी सप्लायर हैं। अब आता है कि मुद्रा की पूर्ति है क्या। तो देखो, मुद्रा की पूर्ति को लेकर कई प्रकार के अप्रोचेज या कई प्रकार के मत हैं, तो जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूं परंपरागत मत, कह सकते हैं हम इसको, या इसको केंजियन मत भी कहा जाता है। केंजियन मत, इसके अकॉर्डिंग मुद्रा क्या काम आती है? मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है, और इसी के आधार पर मुद्रा की पूर्ति को जो है डिजाइन किया गया है। तो देखिए, इसके अनुसार है कि M = C+D, यानी मुद्रा की जो टोटल पूर्ति है वो C है जनता के पास नकदी, जो जितने भी आम लोग हैं उनकी जेबों में जो पैसा है या उनके पास जो कैश मनी है वो C है, और D है बैंकों की मांग जमाएं, बैंकों की मांग जमाएं या डिमांड डिपॉजिट, इसको DD भी कह सकते हैं। अब मांग जमा क्या होती है? मांग जमा वो पैसा है जो लोगों का बैंक में जमा है, जब चाहे बैंक से निकाला जा सकता है, बैंक उसके लिए रिफ्यूज नहीं कर सकता, उसे हम मांग जमा कहते हैं। जैसे सपोज करो, एक व्यक्ति की इनकम 20,000 रुपया है, वो मंथली 20,000 रुपये कमाता है। अब मान लेते हैं ये उसके बैंक अकाउंट में जाते हैं और उसने जो 15,000 रुपये एटीएम के जरिए कैश निकाल लिए। अब उसके अकाउंट में बैंक में पड़े हैं 5,000 रुपये। तो ये कैश के रूप में वो 15,000 रुपया जो है वो भी वो मुद्रा की पूर्ति के रूप में बाजार जाएगा, बहुत सारा सामान अपना खरीदना है, कुछ भी लेन देन करना है, वो 15,000 से करेगा। लेकिन जो 5,000 रुपया है ये भी उसकी DD है, ये डिमांड डिपॉजिट के रूप में कहीं उसके बैंक में पड़े हैं। तो ये पैसा भी वो ATM के जरिए, पेटीएम के जरिए, किसी अन्य तरीके से बैंक से लेन देन के रूप में यूज कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा उसकी मुद्रा की पूर्ति मानी जाएगी। ठीक है। तो जो पैसा कैश में है या जो पैसा हमारा बैंक में पड़ा है मांग जमा के रूप में, वो सारी की सारी मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। भारत के अंदर 1968 तक इसी अप्रोच को माना गया था। केवल M1 के जरिए ही मुद्रा की पूर्ति को मेजर किया जाता था। दूसरी अप्रोच जो आती है वो है फ्राइडमैन की अप्रोच मानी जाती है। फ्राइडमैन का मत। तो देखो, फ्राइडमैन क्या कहता है? फ्राइडमैन इसके साथ सावधि जमा को भी शामिल करता है, यानी फिक्स डिपॉजिट को भी शामिल करता है। वो कहता है कि मुद्रा की पूर्ति में जो है M के साथ C+ जो D तो है ही, और इसके साथ TD यानी टोटल डिपॉजिट भी मुद्रा की पूर्ति में शामिल होनी चाहिए। लेकिन बैंकों में जो लोग म्यादी जमा करते हैं, म्यादी मतलब म्यादी जमा भी कह सकते हैं, हम इसको सावधि जमा कह सकते हैं, हम इसको फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD भी कह सकते हैं,
हम इसको टीडी भी बोल सकते हैं। तो जो टाइम डिपॉजिट है वो भी मुद्रा की पूर्ति का हिस्सा माना है फ्राइडमैन ने। और इस मत को भी भारत ने 1968 तक तो यही माना जाता था। 1968 से हमने फ्राइडमैन के मत को भी स्वीकार किया और इसको M3 के रूप में भारत ने अपनाया। और इंग्लैंड और भारत में इसको M3 कहा जाता है और अमेरिका में इसको M2 के रूप में माना जाता है फ्राइडमैन के मत को। यानी जब हम करेंसी यानी कैश मनी, मांग जमाएं और सावधि जमाओं को भी मुद्रा की पूर्ति में शामिल करते हैं तो उसे विस्तृत मुद्रा के रूप में माना जाता है। तीसरा एक और मत है गुर्ले वैश्य का मत। गुर्ले वैश्य का मत, तो गुर्ले वैश्य का मत क्या कहता है कि इनके साथ ये जमाएं तो है ही, यदि मुद्रा की पूर्ति में इनके साथ में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट की जमाएं भी शामिल करनी चाहिए, शामिल करनी चाहिए, इन्होंने ये माना। अब ये क्या है नॉन बैंकिंग, इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं NBFIs, यानी जो नॉन बैंकिंग, ये तो बैंकिंग है सब, अब तक अपने देखा मांग जमाई किसकी, बैंक की, टीडी भी किसकी, बैंक की, लेकिन कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट होती हैं जो नॉन बैंकिंग होती हैं, जो बैंक का काम नहीं करती, वो भी लोगों का पैसा जमा रखती है। जैसे कई कर्ज देने वाले इंस्टीट्यूट होते हैं, इसको कर्ज एसोसिएशन भी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे और इंस्टीट्यूट्स हैं जो लोगों का पैसा जमा करते हैं, तो उनकी जमाओं को भी जो है मुद्रा की पूर्ति के अंदर मनी सप्लाई में इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन अब अपने देखते हैं ये 3 प्रकार के मत है, लेकिन गुर्ले वैश्य के मत को एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंस पर मौद्रिक नीति का कंट्रोल नहीं है। मौद्रिक नीति या RBI का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, इसलिए ये मुद्रा की पूर्ति को कंट्रोल कैसे किया जाएगा इसको देखते हुए इसको जो है शामिल नहीं किया गया। अभी तक जो मुद्रा की पूर्ति में हम देखते हैं तो परंपरागत दृष्टिकोण, इसको नैरो अप्रोच भी कहते हैं, और ये विस्तृत दृष्टिकोण यानी फ्राइड मनी का मत जो है प्रचलित है। अब अपने देखते हैं कि मुद्रा की पूर्ति के मेजर्स कौन से हैं, मुद्रा की पूर्ति के माप क्या हैं, कौन कौन से माप इसके अंदर लिए गए हैं। तो देखिए इन्हीं के आधार पर हम देखते हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो मैंने पहले भी कहा कि 1968 तक हमारे देश में केवल M1 मुद्रा की पूर्ति मानी जाती थी, और 1968 के बाद से हमने फ्राइडमैन का मत एक्सेप्ट किया, सावधि जमा को भी शामिल किया, लेकिन जिसे 1968 से लेके 1977 अप्रैल 1977 में हमारे देश में मुद्रा की पूर्ति के 4 माप शुरू हुए, M1, M2, M3 और M4। इससे पूर्व केवल 2 ही मत थे, M और M3, क्योंकि 1968 तक M1 और 1968 से 1970 तक हमारे M3 को जो है मुद्रा के रूप में मापा जाता था, जिसे एग्रीगेट मनी मेजर्स कहा जाता था। और 1970 से मुद्रा की पूर्ति के 4 माप शुरू हुए, M1, M2, M3 और M4, जिनकी चर्चा हम आगे करते हैं।